चलिए, लेट्स स्टार्ट। हाइपोथेसिस। सो द वर्ड हाइपोथेसिस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास भी इसी के रिगार्डिंग था, बट उसको ठीक से कंसेप्ट मुझे नहीं लग रहा था कि क्लियर हुआ है, तो डेफिनेशन से और पूरा क्लियरली उसको पूरा समझेंगे आज फिर से। सो हाइपोथेसिस, लाइक अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आप सभी को ये तो मालूम ही होगा कि हम लोग रिसर्च रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च मेथड, रिसर्च के टाइप, ये सारा चीज़ें हमारी हो चुकी है। आज का जो शॉर्ट नोट हम एक कवर करेंगे वो है हाइपोथेसिस। तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि हाइपोथेसिस क्या है? सिंगल लाइन में बताइए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा। यस, 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 नाइस। ओके, म्यूट कर लीजिए। सो हाइपोथेसिस इज अ परिकल्पना, है ना? एक हाइपोथेसिस मतलब आप उसके बारे में आप क्या रिजल्ट चाहते हो अपने, आप जो रिसर्च कर रहे हो उससे क्या क्या रिजल्ट आपको, क्या क्या आउटपुट आपको एक्सपेक्टेड है, वो है हाइपोथेसिस। When one talk about hypothesis, one simply mean a mere assumption or some supposition to be proved or disapproved. मतलब ऐसे assumption, assume करना, हम कुछ चीज़ें assume कर लेते हैं ना, मान लेते हैं, तो वैसा हम मान के चलते हैं कि हमारी रिसर्च से हमको ये रिजल्ट मिलना चाहिए। वो निगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। बट फॉर अ रिसर्चर हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल क्वेश्चन दैट ही इंटेंड टू रिजॉल्व। उसके लिए हाइपोथेसिस एक तरह का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन लाइक आगे पढ़ेंगे। Quite often, research hypothesis is a predictive statement capable of being tested by scientific method. Research जो हाइपोथेसिस होती है एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। जब कभी भी आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं, लाइक आप लोग भी इन फ्यूचर पीएचडी करेंगे, डिसर्टेशन सबमिट करेंगे, तो आप कोई एक टॉपिक डिसाइड करेंगे। पहली बात, उस टॉपिक वो टॉपिक में क्वेश्चन छिपा होगा जिसकी वजह से आपने अपने रिसर्च का वो टॉपिक लिया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को ही हम फाइंड आउट करते हैं अपनी रिसर्च से। तो क्वेश्चन निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, वही परिकल्पना हमारा हाइपोथेसिस है। तो जहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है इसको समझने के लिए कि आप किस तरह की परिकल्पनाएं अपने रिसर्च को लेके कर सकते हैं। For example, students who receive counseling will show a greater increase in creativity than students not receiving counseling, और the एक पहला एग्जाम्पल इसी को समझ लेते हैं कि आपका रिसर्च अगर ये है कि आप देखना चाहते हो कि जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट का काउंसलिंग किया जाता है, उनका उनके रिजल्ट पे उनकी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। काउंसलिंग की आपको पता है क्यों ज़रूरत है? काउंसलिंग आजकल सभी छोटे बच्चे भी कई बार घरेलू माहौल की वजह से, उनका जो फैमिली एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से कई बार स्ट्रेस में होता है, या फिर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, या फिर उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है पढ़ाई का, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसलिए वो प्रेशर में होता है। तो अंडर प्रेशर पढ़ाई करने की वजह से कई बार वो स्ट्रेस में चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है। तो अगर ऐसे वहाँ पे अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से 25 स्टूडेंट को काउंसलिंग दिया जा रहा है कि उनकी हर चीज़ को समझा जा रहा है, सुना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है? और 25 बच्चों को कोई ऐसी काउंसलिंग नहीं दी जा रही, वो जैसे माहौल में है वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है क्या कि काउंसलिंग से उनको कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी पर्सनैलिटी पे आएगा? ऐसा आपको लगता है? जिनको लगता है यस आएगा वो केवल हैंड रेज़ करिए, ओनली हैंड रेज़, कुछ नहीं बोलना है। आप हैंड रेज़ कर दीजिए, आपको लगता है काउंसलिंग उनके मन पे, उनकी पढ़ाई पे, उनके एकेडमिक्स में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, तो आप हैंड रेज़ कर दीजिए, और जिनको नहीं लगता वो बाद में हैंड रेज़ करना, ठीक है? तो जितने लोग हैं उनमें से मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि जो जो भी हम काउंसलिंग करें, काउंसलिंग मतलब एक वर्बल, हम उनके साथ में एक कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जो काउंसलर होता है वो उनसे हर चीज़, तरह की चीज़ें उनसे डिस्कस करेगा, और उनकी जो प्रॉब्लम उसके अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन बताएगा, और उस बच्चे बच्चे उस चीज़ को अप्लाई करके किस वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है, किस चीज़ का, पढ़ाई का है, फैमिली एटमॉस्फेयर का, ये सारी चीज़ें उसमें समझी जाएंगी। तो आप सभी मानते हैं कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पे होगा, ठीक है? तो अगर आप इस रिसर्च का सब्जेक्ट यही है, यही आपका रिसर्च का टॉपिक है, तो आपका परिकल्पना क्या होगी कि हाँ, मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर बच्चों की हेल्थ पे पड़ने वाला है। हेल्थ पे मतलब मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा, तो फिर उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। तो आप ये परिकल्पना, ये हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बट आपको एक नेगेटिव
नल हाइपोथेसिस भी हमेशा देना होता है। नल हाइपोथेसिस क्या होती है वो हम आगे समझेंगे। तो ये हमारी पहली परिकल्पना हो गई कि आप मानते हो कि उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे के मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग पे पड़ने वाला है। तो ये आपका हाइपोथेसिस हो गया। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जब रिसर्च का टॉपिक डिसाइड हो जाता है वहीं पे उसका हाइपोथेसिस भी डिसाइड हो जाता है। क्लियर है ना? मतलब आप जब क्वेश्चन लेते हो तभी उसका आंसर भी साथ में लेके चलते हैं ना कि हाँ, इसका आंसर ये निकलेगा मेरे हिसाब से। मतलब आपका आपकी रिसर्च को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। उन्होंने एक और एग्जांपल दिया हुआ, द ऑटोमोबाइल ए इज परफॉर्मिंग एज वेल एज ऑटोमोबाइल बी। दो में कंपेयर कर रहे हैं कि एक का ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा, दूसरे का नहीं होगा, वो अगर रिसर्च का टॉपिक वैसा है तो। ठीक है। देन हाइपोथेसिस वर्ड का मीनिंग, हाइपो मतलब पॉसिबल क्या है उसमें, एंड थीसिस मतलब स्टेटमेंट, क्या पॉसिबल स्टेटमेंट्स निकल के आ सकते हैं आपके रिसर्च से। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपकी हाइपोथेसिस के, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होंगे, क्या क्या आपकी हाइपोथेसिस में, कैसे हम डिसाइड करेंगे अगर हमारा टॉपिक ये है तो उसका हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, तो किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, जैसे कि अभी हमने पहले ही एग्जांपल में देख लिया कि उनका जो टॉपिक था कि बच्चों के, उनको एकेडमिक्स में बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी पे उनको काउंसलिंग का इफेक्ट देखना था। ठीक है, ये था ना रिसर्च का टॉपिक उनके। तो उन्होंने एक सिंगल लाइन में बोल दिया कि काउंसलिंग के पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग पे पड़ते हैं, ये उन्होंने परिकल्पना बता दी। तो उनका एकदम एकदम क्लियर था। अगर इसी बात को वो एक पेज में लिखते जिसमें आपको बात ही समझ ना आती, तो वो हाइपोथेसिस, प्रॉपर हाइपोथेसिस नहीं कहलाता। इसलिए आपका हाइपोथेसिस कम से कम का वर्ड में और क्लियर होना चाहिए, क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब कम वर्ड्स में अपनी बात कंप्लीटली बता दे, ऐसा आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए। दूसरा, हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। इसका क्या मतलब है, जब आपने बताया कि बच्चों पे उनके काउंसलिंग का इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इस चीज़ को टेस्ट किया जा सके, ऐसी आपकी हाइपोथेसिस होना चाहिए। मतलब पता चले कि कैसे काउंसलिंग ने कैसे वर्क किया उनके ऊपर। ठीक है। हाइपोथेसिस मस्ट एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाट इट क्लेम्स टू एक्सप्लेन। आपका जो हाइपोथेसिस है वो ये बताना चाहिए कि आप उसको कैसे कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे काउंसलिंग ने उनके मेंटल वेलबींग पे काम किया, कैसे स्ट्रेस पे काम किया, कैसे उनके डिप्रेशन पे काउंसलिंग ने काम किया, उस चीज़ को वो क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए। इट शुड हैव एम्पेरिकल रेफरेंसेस। उसके बाद अब आई टाइप ऑफ हाइपोथेसिस की बात। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, नल एंड ऑल्टरनेटिव। तो नल हाइपोथेसिस जो है उसको डिनोट करते हैं एज जीरो से। जीरो मतलब कोई, नल हाइपोथेसिस आगे पढ़ेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है, पहले उसको डिनोट किससे करते हैं वो समझ लीजिए, एज जीरो फॉर नल हाइपोथेसिस। एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 और HA। ठीक है। अब यहाँ पे 1 और ए लिखा है, अगर समझिए आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक से ज़्यादा हैं तो आप कैसे लिखेंगे, H1 H2 H3 इस तरीके से। और अगर आपने एच ए लिया है तो आप HA HB HC इस तरीके से अपने 2 3 4 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हैंड रेज कर दीजिए, ओनली ओनली हैंड रेज। ओके, रोशनी जी क्लियर नहीं हुआ? रोशनी जी ने हैंड रेज नहीं किया इसलिए पूछा मैंने उन्हें। ठीक है, फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट करेंगे। हो सकता है कि कुछ नेटवर्क का इशू रहा होगा, तो वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बाकी सबको क्लियर है, दैट मीन्स इट मेक सेंस ना, कि मतलब जो हमने पढ़ाया उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं था कंटेंट के नहीं समझ में आ रहा हो, है ना? तो आप वीडियो को अच्छे से बार बार रिपीट करके देख लीजिए। अ, अब है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस की बात, उसको डिनोट कैसे करते हैं, नल हाइपोथेसिस जिसमें कि हम अपनी जो रिसर्च है उससे कोई इम्पैक्ट आपके वेरिएबल्स पे नहीं पड़ा। वेरिएबल वो जिन पे आप स्टडी कर रहे हो, लाइक यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, आप स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट पे काउंसलिंग का इफेक्ट, तो ये आपके वेरिएबल्स हुए। तो नल हाइपोथेसिस में क्या आएगा कि किसी तरह का कोई इम्पैक्ट
हैंड डाउन कर लीजिए, जब मैं बोलूँगी हैंड रेज़ करिए तो फिर से करिएगा, अदरवाइज़ समझ में नहीं आ पाएगा तभी। ठीक है, अभी डाउन कर लीजिए। तो नल हाइपोथेसिस वो है जब आप प्रेडिक्शन आपका नेगेटिव होता है, मीन्स अपने ही रिसर्च से आपका जो प्रेडिक्शन है, जो आपका अजम्पशन है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो। लाइक आप बोले कि मुझे, जैसे रोशनी जी बोले, मुझे इस क्लास के बाद मुझे ऐसे लगता है कि आज की क्लास के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आज का लेक्चर। तो ये आपका आज की क्लास के लिए एक नेगेटिव हाइपोथेसिस हुआ, नल हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं। और अगर आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज़ करे तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे लगता है आज के क्लास के बाद मुझे पूरा कंसेप्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों ही आपके अजम्पशन है। नल में आपने निगेटिव अजम्पशन किया, निगेटिव कुछ चीज़ों को मान लिया पहले से, और ऑल्टरनेटिव में आपने कुछ ऑल्टरनेटिव मीन्स आपने मान लिया कि हाँ ये रिजल्ट उसके आ सकते हैं, बट वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है, इसलिए उसको ऑल्टरनेटिव बोल रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे आपके ये एक दो तीन ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए उनको H1 H2 बोला गया है, लेकिन नल तो सिंगल ही होगी, नेगेटिव मतलब नेगेटिव। क्लियर है ना? नेगेटिव तो एक ही होगा। सो उसको नल हाइपोथेसिस बोलेंगे और दूसरे वाले को ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब आते हैं नल हाइपोथेसिस पे। नल हाइपोथेसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। नल हाइपोथेसिस सिंपली मीन्स नो, नो डिफरेंस। जैसे कि रोशनी जी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बिकॉज उनको नहीं समझ में आता। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे रोशनी जी का ही लेते हैं। आपने उस दिन बोला था कि मुझे मंत्र का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा पसंद है। अब समझिए, आप जिस स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपने उनमें 10 डेज कुछ स्पेसिफिक मंत्र, आपने गायत्री मंत्र का इफेक्ट देखा 3 मंथ के लिए। आपने अपने स्टूडेंट पे, आप जिस भी स्टूडेंट, एक जस्ट अ मिनट, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने वहाँ के स्टूडेंट को इंटरवेंशन दिया 3 मंथ का कि मैं उन पे गायत्री मंत्र का इफेक्ट देखना चाहती हूँ। ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है। मंत्र मंत्र में आपने स्पेसिफाई किया कि गायत्री मंत्र, बिकॉज जैसे कि हमने हमेशा डिस्कस किया है, हमारी जो रिसर्च होती है वो माइक्रो लेवल पे होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मंत्र का इफेक्ट देखा, कौन से मंत्र, कौन सा इंटरवेंशन दिया था, कौन सा स्पेसिफिक मंत्र आपने दिया था, और किस चीज़ पे इफेक्ट देख रहे हैं बच्चों में, किस चीज़ पे आपको इफेक्ट देखना है, बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर पे देखना है। बिकॉज छोटे बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं आजकल, बहुत जल्दी मारपीट पे उतर आते हैं। कोई छोटी सी बात हो जाती है वो एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, और कई बार झूठ भी बोलते हैं उसके लिए। तो क्या होता है, हम आप उसमें देख रहे हैं कि बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर पे आप गायत्री मंत्र का इफेक्ट देख रहे हैं। तो आपने एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन उनके लिए प्लान तैयार किया। आपने 3 मंथ तक उनको स्कूल आवर्स में मॉर्निंग टाइम में 11 टाइम्स गायत्री मंत्र दिया। एक तो स्टार्टिंग में जब वो स्कूल आते हैं, और एक आपने उनको स्कूल लीव करने से पहले फिर से 11 टाइम्स दिया। तो ये आपका इंटरवेंशन मंडे टू सैटरडे चलते रहा 3 मंथ तक। उसके बाद जब आपने ये टॉपिक लिया, तभी आपका हाइपोथेसिस वहीं पे क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आपने जो रिसर्च का टॉपिक लिया है उससे आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है? एक्सपेक्टेशन कभी भी पॉज़िटिव होता है। आप जब रिसर्च ले रहे हो तो आप पॉज़िटिवली सोच रहे होगे ना, कि मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो हाइपोथेसिस है, उस सॉरी, मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है उससे मुझे कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। दैट मीन्स मंत्रा का पॉज़िटिव इम्पैक्ट उन बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर पे होने वाला है, ये आप कॉन्फिडेंट हो। बट नल हाइपोथेसिस लेना पड़ता है। आपको क्या पता, आपने तो अभी रिसर्च कंप्लीट नहीं किया ना। हो सकता है कि रिसर्च कंप्लीट होने के बाद कुछ बच्चों में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ना दिखे, वो एज इट इज रहे उनका बिहेवियर। इसके लिए नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है? तो नल हाइपोथेसिस मीन्स सिंपली मीन्स नो डिफरेंस। दैट मीन्स आपका रिसर्च स्टार्ट करने के पहले बच्चों में जो एग्रेसिवनेस, जो एग्रेसिव बिहेवियर था, वो आपके 3 मंथ तक गायत्री मंत्र चैंटिंग करवाने के बाद भी वो बच्चा उतना का उतना ही एग्रेसिव है। उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिले। तो आपका नल हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा आपकी रिसर्च के बाद। नहीं, कोई इफेक्ट गायत्री मंत्र से 3 मंथ तक चैंट करने के बाद कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो आपका नल हाइपोथेसिस वहाँ पे प्रूव होगा। अब क्लियर है तो मुझे हैंड रेज कर दीजिए, यहाँ तक जिसको क्लियर है। ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। ठीक है? और जिनको भी थोड़ा कुछ लग रहा है, हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो, तो आप रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए तो क्लियर होगा। द हाइपोथेसिस सेज
The hypothesis says the observed difference is entirely due to sampling error, that is, it occurred purely by chance. क्या बोल रहे हैं? अगर हाइपोथेसिस नल आ रहा है आपका रिसर्च कंप्लीट करने के बाद, तो जिनमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी दिखे थे वो सैम्पलिंग एरर की वजह से ही थे। जबकि आपकी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद तो आपको ये पता चला है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, कोई पॉजिटिव चेंजेस बच्चों में नहीं है। तो जो किसी किसी सैंपल में आपको दिखाई दिया पॉजिटिव, दैट मीन्स वो किसी एरर की वजह से ही है ना। इसलिए मतलब किसी दिन आपको लगा कि समझो 3 मंथ में से 1 महीने के बाद आपको लगा कि बच्चे थोड़े चेंज हो रहे हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो वो जो आपको दिखा वहाँ पे वो जस्ट एक सैम्पलिंग एरर था, क्योंकि 3 मंथ के बाद तो उनमें कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं आए हैं, है ना। तो इसलिए ये हुआ नल हाइपोथेसिस। इसको डिनोट किससे करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा, जीरो से। ओके, नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। It is defined as the prediction that there is measurable interaction between variable. It is called maintained hypothesis. इसको maintained hypothesis भी बोलते हैं और research hypothesis भी बोलते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, एच एन स्मॉल ए, या फिर H1 H2 या फिर HA HB। क्यों, ऐसे क्यों ए बी क्यों रखा है? बिकॉज ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने जो आप अपनी रिसर्च से प्रूव करना चाहते हो पॉजिटिव वे में, वो एक से दो ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, इसलिए इसको HA HB या H1 H2 इस टाइप से रखा गया है। जबकि नल को क्यों ज़ीरो था, बिकॉज निगेटिव तो चीज़ एक ही होगी ना, सिंगल ही होगा निगेटिव, तो कि नहीं मतलब कुछ भी चेंज नहीं आया। नल हाइपोथेसिस अपोज्ड बाय अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिंपल है, ये उसका जस्ट अपोजिट है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पॉजिटिव वे में बात करता है और नल हाइपोथेसिस नेगेटिव वे में बात करता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। व्हेन नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड एंड वाइस वर्सा। इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर आपकी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद अगर आप क्या सिद्ध कर पाते हो कि आपकी रिसर्च से कोई भी चेंजेस बच्चों में नहीं आए, दैट मीन्स आपकी कौन सी हाइपोथेसिस आपने प्रूव कर दी, बताइए, नेगेटिव नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव। नल के लिए करेक्ट, मतलब आपका जो नेगेटिविटी थी आपके माइंड में कि मेरी रिसर्च से कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आने वाले हैं, आपने उसको प्रूव कर दिया, तो पक्का आपकी क्या हुई, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई आपकी। दो हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे, तो ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो गई। अगर आपकी ऑल्टरनेटिव वाली प्रूव हो गई कि हाँ बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आए, सारे बच्चे बहुत काम हो गए, एकदम शांत हो गए बच्चे, बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए, तो आपकी नल हाइपोथेसिस वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स एक प्रूव होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होती है। ये बात जिस जिसको भी क्लियर हुई वो सब हैंड रेज कर दीजिए, जिनको भी क्लियर हुआ है। क्लियर है ना, ये जस्ट अपोजिट है, तो एक प्रूव होगा दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू। तो आगे चलता है इसके बाद। अब इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च फील्ड में, अगर हम हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिसर्च का। जैसे कि हमको पता है जब हमने रिसर्च का टॉपिक डिसाइड किया वहीं हमने हाइपोथेसिस डिसाइड करना है, तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, बिकॉज इट इनेबल्स द रिसर्चर टू इन्वेस्टिगेट ऑब्जेक्टिवली। मतलब आप जो रिसर्च करने जा रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता कि आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, तो फिर उस रिसर्च का मतलब ही क्या है ना। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो यही है कि हम आप उन बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर पे गायत्री मंत्र का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हो। जस्ट हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अभी ये, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या देखना चाह रहे हो अपनी रिसर्च से, तो क्या मतलब है, आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हाइपोथेसिस आपकी रिसर्च का आउटपुट है, आपकी रिसर्च का रिजल्ट है, जो आपने रिसर्च कंप्लीट पहले करने के पहले ही अज्यूम कर लिया है। ओके, जैसे कि छोटा बच्चा है, आपने सोच लिया कि मुझे या तो इसको डॉक्टर बनाना है या फिर इंजीनियर बनाना है। अगर डॉक्टर बनेगा तो इंजीनियर अपने आप रिजेक्ट हो गया, एक ही बन सकता है वो, है ना। आपने उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करवाई हैं। अब आगे जाने के बाद वो तो वहाँ पे ऐसा है कि बच्चे की बात में कि उसको आगे जाके क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या चीज़ें चूज़ करनी है, वो डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे तो सारी चीज़ें हमारे हाथ में, रिसर्च में सारे आप डेटा वैसे करोगे, आप सैम्पलिंग वैसे करेंगे, आप अपने मैथडोलॉजी वैसी यूज़ करेंगे, तो आप इस मामले में ज़्यादा श्योर है ना कि मेरी रिसर्च क्या बताने वाली है आगे जाके मुझे। इसलिए ये रिसर्च का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिविटी टू रिसर्च एक्टिविटी, ये हमारे रिसर्च को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है।
मतलब हमारे पास कोई गोल ही नहीं है, हम किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, हमको यही नहीं पता कि हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, अच्छा हेल्दी खाना क्यों खाते हैं? ऐसे ही कुछ भी क्यों नहीं खा लेते? बिकॉज़ हमको पता है अच्छी न्यूट्रिशियस फूड खाने से हमको एनर्जी मिलेगी, हम हेल्दी रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी इम्यूनिटी लेवल बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा खाना आपको एक गोल दे रहा है ना? ऐसे ही आपकी रिसर्च में अगर हाइपोथेसिस है, तो वो आपको गोल प्रोवाइड कर रही है। आपको गोल मिल रहा है कि आपको किस चीज़ को सिद्ध करना है। इट प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, उसका डायरेक्शन मिलता है आपको। एंड टू कंडक्ट रिसर्च, आप उसी वे में रिसर्च को कंडक्ट करेंगे ना कि भाई मुझे क्या, आप समझिए आपने हाइपोथेसिस ही हाइपोथेसिस ही नहीं है आपके पास कोई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं समझिए हम भ्रामरी प्राणायाम लेते हैं, वो मुझे अब पसंद है। भ्रामरी प्राणायाम का इफ़ेक्ट देखते हैं माइग्रेन पे, समझिए ये रिसर्च लिया, ठीक है? तो आपका रिसर्च, आप जब ये रिसर्च का टॉपिक जैसे ही मैंने डिसाइड किया, तो मेरे माइंड में हाइपोथेसिस आ गया कि मेरी हाइपोथेसिस क्या रहेगा कि भ्रामरी प्राणायाम का कोई इफ़ेक्ट, कोई इम्पैक्ट 2 मंथ के बाद भी, 2 मंथ की इंटरवेंशंस के बाद भी मेरे किसी स्टूडेंट पे कुछ नहीं हुआ और उनको माइग्रेन एज़ इट इज़ है, तो ये नल हो गई। और अगर मैंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिया कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे पेशेंट पे पड़ने वाला है, तो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। तो अगर मैंने हाइपोथेसिस सेट ही नहीं की, तो मैं क्या करूँगी रिसर्च करके? मुझे पता क्या पता करना है रिसर्च करके? वही मुझे नहीं पता ना। तो ये हमारी रिसर्च का एक तरह से गोल है, क्या हम रिसर्च करके क्या साबित करना चाहते हैं, ठीक है? इट लिंक थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, ब्रिज बिटवीन थ्योरीज एंड रियलिटी। ये आपकी थ्योरीज जिन पे आप काम कर रहे हो और एक्चुअल रियलिटी में क्या दिखाना चाहते हो, उन दोनों के बीच का ब्रिज है। इसलिए ये रिसर्च फील्ड में इम्पॉर्टेंट है। ये हुआ इम्पोर्टेंस। यहाँ पे हमने अपना लास्ट क्लास एंड किया था। यहाँ से हम जाएंगे न्यू टॉपिक, रिसर्च प्रोसेस। हेडिंग लिख लीजिए, रिसर्च प्रोसेस। हाइपोथेसिस वाला जो है ना, आप लोग को शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो उसमें हाइपोथेसिस के डेफिनेशन, मीनिंग, उसके टाइप्स लिखिए, इम्पोर्टेंस लिखिए, और जो भी कुछ पूछा जाता है सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च प्रोसेस। हमको पता है हम रिसर्च के बारे में ही सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इवन हम सारे शॉर्ट नोट्स कवर कर रहे हैं। हमने हाइपोथेसिस किया, उसके पहले हमने सिनॉप्सिस किया था, और ये हमारा तीसरा टॉपिक है रिसर्च का प्रोसेस, जो आप डिसर्टेशन में करेंगे, पीएचडी करेंगे तो आपको फिर से वहाँ रिसर्च करना है, तो प्रोसेस होती कैसे है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। डेफिनेशन अभी आज कंप्लीट तो नहीं होगा, इसके कुछ स्टेप्स हो पाएंगे उतना करेंगे, और बाकी का बचा हुआ कल वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो रिसर्च के प्रोसेस को, रिसर्च के मेथड को समझने से पहले हमारे माइंड में रिसर्च का जो डेफिनेशन है वो क्लियर होना चाहिए कम्प्लीटली। हमको पता होना चाहिए कि हम रिसर्च मतलब क्या कर रहे हैं। एज वी ऑल नो, रिसर्च इज अगेन स्टडी, दोबारा से हम जब किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च, बिकॉज में री वर्ड है, री प्लस सर्च। तो द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ इनिशिएटिंग, मॉडिफाइंग और टर्मिनेटिंग अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई डेटा को इकट्ठा करना, उसके ऊपर प्रोसेस करना और उससे कुछ नया फाइंड आउट करना एक सिस्टमेटिक वे में। ऐसे नहीं कि कुछ भी हमने किसी भी चीज़ को कहीं भी अरेंज कर दिया और हमने रिसर्च कर ली, ठीक है? उस डेटा को इकट्ठा करके उस पर मैनिपुलेशन, उसके ऊपर प्रोसेस करके कुछ नया फाइंड आउट करना, इसको बोलते हैं रिसर्च, ठीक है? अब बात आई, रिसर्च तो समझ लिया, अब रिसर्च का जो प्रोसेस होता है, ये जो डेटा कलेक्शन है, उसके बाद उसका मैनिपुलेशन है, उसके ऊपर प्रोसेस करना है और फिर उसको इंटरप्रेट करना है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मेनली सभी मीन्स लेडीज़ हैं, तो पता है हमको जब कोई नई रेसिपी बनानी होती है, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास वही होते हैं, किचन में मसाले वही हैं, स्पाइसेस वही है, सब्जियां वही है, बट आप उससे कुछ नया बनाते हो, तो आप क्या करते हो, उन्हीं चीज़ों को डिफरेंट वे में यूज़ कर लेते हो, उनका कटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, उनमें मसाले थोड़े अलग वे में मिलाए जाते हैं और एक नई रेसिपी तैयार हो जाती है, ठीक है? इसको भी रिसर्च बोलेंगे, क्योंकि वो सब्जियां उन मसालों से बहुत सी चीज़ें बन चुकी, बट हम उन्हीं को यूज़ करके, मतलब डेटा हमारा क्या है, हमारे स्पाइसेस हैं, डेटा हमारा क्या है, वो वेजिटेबल्स हैं, ये सारे चीज़ों को, इन वेरिएबल्स को यूज़ करके उन पे मैनिपुलेशन करके, मैनिपुलेशन करके मतलब आपने कुछ एक
उनको कुछ ऐसे वे में यूज़ किया कि उससे कुछ नया बन जाए। तो आपने डेटा पहले इकट्ठा किया, सारा इंग्रेडिएंट्स, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया, उसको पहले आपने फ्राई किया, देन उसमें मसाले मिक्स किए, फिर उसमें पानी डाल दिया, अलग अलग प्रोसेस की। उसके बाद एक नई कोई चीज़ बनी, उसका खुशबू, उसका अरोमा पहले जो उस पर डिशेज बन चुकी है उससे टोटली डिफरेंट था और बहुत अच्छा था। दैट मीन्स आपने इस फील्ड में एक रिसर्च किया। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है ना, ये जो मैंने 1 मिनट में बता दिया वो एक प्रोसेस है। उसमें 7 स्टेप्स होते हैं। अभी हम किचन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और रिसर्च में आ जाते हैं। ठीक है? तो देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इनमें से हर सारे 7 स्टेप्स को हम अच्छे से समझेंगे। आज हमारे 1 या 2 स्टेप्स हो पाएँगे, उनको कर लेते हैं। डिफाइन, फर्स्ट इज़ डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। तो जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप डिसर्टेशन करेंगे 3rd सेम में होगा, फॉर आपका अभी है डिसर्टेशन, 4th सेम में है आई थिंक, 4th में है ना? हैंड रेज़ कीजिए। हाँ, 4th में होगा, करेक्ट। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, हाँ, हैंड रेज़ कर दिए कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? तो आप लोग का जो डिसर्टेशन होगा, तो सबसे पहला आपके पास बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है कि मैं क्या टॉपिक लूँ? सबसे उसी में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है कि मैं टॉपिक क्या लूँ? होता है ना? अभी मैं आपको अगर बोलूँगी ना, जितने लोग हैं उनको बोलूँगी कि जल्दी से मुझे अपना रिसर्च का टॉपिक बताइए, तो आपको होंगे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके इंटरेस्ट की फील्ड भी बहुत होगी, इंटरेस्ट के टॉपिक भी, बट आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैम को कौन सा बताऊँ, मुझे तो ये भी पसंद है और वो भी पसंद है, तो मैं किस वाले को चूज़ करूँ। तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा इसमें चला जाता है कि हम क्या टॉपिक चूज़ करें। तो स्टेप वन ही है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, और वो क्वेश्चन जो आपका टॉपिक है वो किसी न किसी प्रॉब्लम से निकल के आता है। प्रॉब्लम इन द सेंस जिस चीज़ को हम फेस करते हैं, वही हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक होता है, जिसको हमको लगता है कि इस पे रिसर्च होनी चाहिए, है ना? तो रिसर्च प्रॉब्लम को या अपने टॉपिक को डिसाइड करना ही सबसे पहला काम है। इसी को समझते हैं स्टेप वन। जस्ट अ मिनट, हाँ, देखिए 7 स्टेप्स हैं। नोट डाउन करते होंगे तो नोट डाउन कीजिए, अदरवाइज पीपीटी में आपको अभी क्लास के बाद ही शेयर कर दूंगी, तो आप तब भी कर सकते हैं। अब मुझे चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, पहला टॉपिक। पहले इनको एक टेबल में देख लीजिए, टेबल मतलब इसको एक चार्ट में देख लीजिए, फ्लो चार्ट, कि कैसे ये काम करता है। आप देख रहे हैं, पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उसके बाद हम आगे गए, तो उन आगे के स्टेप्स को आप अभी समझ नहीं पाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। अ रिसर्चर अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्पेसिफिक इशू और गैप इन एग्जिस्टिंग नॉलेज दैट यू एम टू एड्रेस इन योर रिसर्च। आपके रिसर्च में आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, किस टॉपिक पे काम करना चाहते हो, वो है रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, दीज प्रॉब्लम सीक्स टू एक्सप्लेन बाय अ पर्टिकुलर फिनोमिना और इवेंट ऑकर्स। क्यों आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक लिया है, वो आपके रिसर्च प्रॉब्लम से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब नहीं समझ में आया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। A researcher might investigate the relationship between exercise। अब समझिए, सिंपल सा एक टॉपिक लेते हैं कि एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ के बीच का रिलेशनशिप आप समझना चाहते हो अपने रिसर्च में। ठीक है? विद द गोल ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एक्सरसाइज हैज़ अ causal effect on mental health। किसी किसी को आपने देखा होगा थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, किसी किसी कारण से, और कई बार उनका नेचर ये होता है कि थोड़ा-सा कुछ हुआ, वो एकदम मूड उनका ऑफ हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है। आप उनको, अगर आप एक एज़ अ योगा टीचर, अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है, आपको बोलते हैं कि मुझे बहुत मूड स्विंग होता है या मुझे मूड ऑफ बड़ी जल्दी हो जाता है। आप उनको जब उनको योग या फिर कोई भी दूसरे एक्सरसाइज़ेज़ करवाएँगे, तो देखेंगे उनके मेंटल हेल्थ में धीरे-धीरे काफ़ी पॉज़िटिव चेंजेज़ आ रहे हैं। कैसे आते हैं ये चेंजेस? ठीक है? अगर आपके रिसर्च का टॉपिक यही है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सारी चीज़ों को। ठीक है? तो या आपने कहीं से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया, तो यही आपका रिसर्च का टॉपिक है, यही, क्योंकि आपने ऐसी प्रॉब्लम देखी कि लोगों में ऐसा क्यों है, और योग से वो कैसे ठीक हो जाता है, कैसे योग करते-करते वो बड़े खुश रहने लग जाते हैं। तो आपने वो प्रॉब्लम देखी आपके सराउंडिंग में, तो आपके पास में क्वेश्चन था, आपने वही क्वेश्चन पुट कर दिया कि बस मेरा ये रिसर्च का टॉपिक यही है। तो हम अपने सराउंडिंग से ही क्वेश्चन को उठाते हैं कभी भी, जिन चीज़ों को हम फेस करते हैं, जिन चीज़ों को हमने देखा होता है। ठीक है? आपने किसी को देखा है कि किसी को डायबिटीज़ था, बट
एकदम बाउंड्री पे था, बट वो रेगुलर योगा करने लगे, अपने डाइट पे बहुत ध्यान रखने लगे, तो आपने देखा उनका अभी डायबिटीज़ या उनका शुगर कंट्रोल में आ गया। तो आपने अपने नियर बाय सराउंडिंग में आपने वो चीज़ देखी, तो आपके माइंड में वो था कि चलो मेरा रिसर्च का टॉपिक यही होना चाहिए। तो हम टॉपिक कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपने सराउंडिंग से करते हैं, ठीक है? दैट मीन्स अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्पेसिफिक चैलेंज दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। एक ऐसा चैलेंज जिसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, वो होता है रिसर्च का प्रॉब्लम। वो कुछ भी हो सकता है, जो आप अपने सराउंडिंग में थोड़ा आंखें बंद करके सोचेंगे तो आपको काफ़ी सारे रिसर्च के टॉपिक इजीली मिल जाएंगे। अम, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। ये तो किसी के भी माइंड में बड़े जल्दी आ जाएगा, सबके घर में छोटे बच्चे हैं और सारे बच्चे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, और हम उनको उनको मना करते हैं, वो बोलते हैं बस थोड़ा, बस 10 मिनट बाद दे रहे हैं। इवन हमारे फ़ोन भी ले लेते हैं वो लोग और फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, और कई बार वो इंस्टाग्राम और क्या 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 सब चीज़ें यूज़ करना जानते हैं। बट उससे क्या होता है, जैसे ही हम उनके फ़ोन लेने की कोशिश करो वापस, वो बच्चे बहुत नाराज़ हो जाते हैं, नहीं, चिढ़ जाते हैं और एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपको पता है ना, ये आपको खुद को भी पता है कि किस चीज़ का इम्पैक्ट है, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन मतलब क्या? मोबाइल फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ वो कर रहे हैं, या तो गेम खेल रहे हैं, जो आपको मतलब उनको उसमें इतना मज़ा आने लगा है कि वो आपको फ़ोन देना ही नहीं चाहते, या फिर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको नहीं देना चाहते फ़ोन। तो ये भी आपके रिसर्च का एक टॉपिक हो सकता है, बट आपको उसके लिए प्रॉपर फिर डेटा लगेगा, आपको उसके लिए पहले क्या रिसर्चेस हो चुकी है वो लगेंगे, और आपको इंटरवेंशन भी उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे किस तरीके से आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंटरवेंशन में। तो पहला इसमें जो आपको दिख रहा है, पहला वाला, ये वाला जो फर्स्ट है, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, हमने इसको डिस्कस किया। अब द रिव्यू द लिटरेचर सेकंड वाले पे आता है, सेकंड पॉइंट। उसके बाद वाले हम कल डिस्कस करेंगे, आज दो कर लेते हैं। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, मतलब आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना है कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हो। दूसरा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब समझो आपने अपना टॉपिक ले चुके हो, आप सब अपने मन में सोच लीजिए कि मेरा ये टॉपिक है, आगे उस पर क्या करोगे। द पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू कलेक्ट रिलेवेंट टाइमली रिसर्च ऑन योर चोजन टॉपिक। अब आपने जो टॉपिक लिया है उसके ऊपर क्या क्या मटेरियल नेट पे, बुक्स में मतलब लाइब्रेरी में, रिसर्च आर्टिकल में, इन सब में, और वेब पे मतलब नेट पे कहाँ कहाँ क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, ये सर्च करना आपका सेकंड टास्क या सेकंड स्टेप है, ऐसे समझ लीजिए, है ना? आप रिसर्च प्रॉब्लम तो ले ली, अब उस पे क्या-क्या लिखा गया हो ऑलरेडी, क्या-क्या रिसर्च हो चुकी है, वो सब सारा का सारा सर्च करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड बुक्स ढूँढने पड़ेंगे। अगर आप प्राणायाम का इफ़ेक्ट देख रहे हैं, तो आपको हठप्रदीपिका में, योग सूत्र में, जहाँ-जहाँ पे भी प्राणायाम के बारे में जो-जो दिया हुआ है, वो सब वहाँ से ढूँढ के लेके आना पड़ेगा। फिर रिसर्च आर्टिकल से लाना पड़ेगा, फिर वेब से लेना पड़ेगा। ये आपका काम है रिव्यू लिटरेचर में। ठीक है? दिस देन प्रिपेयर यू फॉर मेकिंग योर ओन आर्ग्यूमेंट। ये करने से क्या होगा, आपका खुद का आर्ग्यूमेंट तैयार होगा आपके रिसर्च पे ऑन दैट टॉपिक, और फॉर कंडक्टिंग योर ओरिजिनल रिसर्च। आपका खुद का एक आर्ग्यूमेंट तैयार होगा। कब हम बोलने लायक बनते हैं, कब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, जब हम बहुत सारी स्टडी करते हैं, तब आप किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंट बनते हो। इसलिए जितना ज़्यादा लिटरेचर आप उस टॉपिक पे पढ़ोगे, उतना आपकी रिसर्च स्ट्रांग होगी, उतनी आपकी रिसर्च इफ़ेक्टिव होगी, और उतनी आपकी रिसर्च अच्छी होगी, ऐसा समझ लीजिए। हम कम डेटा कलेक्ट करेंगे, कम पढ़ाई करेंगे, कम कॉन्फिडेंट रहेंगे, रिसर्च उतना वीक रहेगा, ठीक है ना? दैट मीन्स द एम ऑफ एनी लिटरेचर इज टू समराइज एंड सिंथेसाइज द आर्ग्यूमेंट एंड आइडियाज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जितना आप रिसर्च से रिलेटेड लिटरेचर आप पढ़ोगे, उनको अपने पास एज अ डेटा रखोगे, उतना आपका डिसर्टेशन बोलिए, आपका रिसर्च बोलिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बिकॉज़ वो आपको आपके टॉपिक का समरी देता है। आप जो काम करने जा रहे हो, उससे रिलेटेड काम कहाँ-कहाँ हो चुका, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतनी आपको आपका टॉपिक माइंड में उतना स्ट्रॉन्गली और उसकी समरी बनती चली जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से हमारे 2 स्टेप में काम हुआ। पहला, दिस वन डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम,
सेकंड, द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यहाँ तक जिनको भी क्लियर हुआ प्लीज रेज योर हैंड। तनुजा जी ओनली। बाकी सब डिनर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे।